रचना श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपके क्लास 12th का मैंने फर्स्ट चैप्टर के लिए 2 वीडियो दिया है। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वह दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है संतुलित आहार। बच्चों देखो, भारत एक ऐसा देश है जहाँ गरीब भी रहते हैं, अमीर भी रहते हैं, जानकार भी रहते हैं और वो भी जिनको जानकारी नहीं है वो भी रहते हैं। अब क्या है, भोजन, भूख सबको लगती है, खाना सभी खाते हैं, लेकिन जो भोजन व्यक्ति करता है उसमें उसके हिसाब से जो भारत में जो वर्ग है उनके हिसाब से हम भोजन को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, अपर्याप्त भोजन। अपर्याप्त भोजन का तात्पर्य है उन लोगों से जो बेहद गरीब हैं और वो अपना भोजन केवल अपनी भूख को शांत करने के लिए कर पाते हैं। ऐसे भोजन की वजह से शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। दूसरा है पर्याप्त भोजन। उस श्रेणी में वो लोग आते हैं जिनके पास पैसा तो है पर पर्याप्त जानकारी नहीं है। उनके भोजन में ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व और निर्माणक तत्व बहुतायत मात्रा में होते हैं, लेकिन सुरक्षात्मक तत्वों की कमी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर जानकारी का अभाव होता है। तो ऐसे में ओबेसिटी जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। अब तीसरा है संतुलित आहार। बच्चों, अब जानिए कि संतुलित आहार क्या होता है और किसे कहते हैं। पहला, संतुलित आहार का अर्थ क्या है। संतुलित आहार का अर्थ उस आहार से है जो शरीर को आवश्यकतानुसार सभी पोषक तत्वों को प्रदान करता है और शरीर को हष्ट पुष्ट रखता है। बच्चों देखो, यहाँ क्या चीज, 2 चीज कहा जा रहा है। एक, शरीर को आवश्यकतानुसार, दूसरा पोषक तत्व, यानी हर पोषक तत्व की एक निश्चित मात्रा में हमारे शरीर को जरूरत होती है, हमारे भार और उम्र और बहुत सारे फैक्टर हैं उनके अनुरूप। तो ये बैलेंस डाइट का क्या मतलब है, वो सभी पोषक तत्व निश्चित अनुपात में हमें मिले, वो ही संतुलित आहार कहलाएगा। ठीक है, अब बताइए, अब देखिए, शरीर को आहार की आवश्यकता किन कारणों से होती है, क्या जरूरत है हमें भोजन ग्रहण करने की। तो पहला है ऊर्जा के लिए, है ना। देखो बच्चों, जब हम भोजन नहीं करते तो हमारी क्रियाशीलता कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमको ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ ही है। तो भोजन की आवश्यकता क्यों है? ऊर्जा हमें मिलती रहे, उसके लिए भोजन की आवश्यकता है। दूसरा, हमारे शरीर के अंदर निरंतर कोई ना कोई प्रक्रिया चलती रहती है जिसके कारण नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और पुरानी कोशिकाओं की टूट फूट होती है तथा उनकी मरम्मत का कार्य होता है। तो वो शरीर को कोशिकाओं के निर्माण के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है, हमारे शरीर निर्माण के लिए भोजन की आवश्यकता है। नंबर 3, शरीर क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने एवं सुरक्षा के लिए। बच्चों, पिछली क्लास में आपने पढ़ा है कि बहुत सारे जो खनिज लवण और विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं और हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलने में मदद करते हैं। तो संतुलित आहार में भी, भोजन में भी उन तत्वों का समावेश होना चाहिए क्योंकि वो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो अब क्या कहेंगे, कौन है संतुलित आहार? तो हम ये कहेंगे, अतः वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर के निर्माणक तत्वों की आवश्यकता तथा
तथा नियामक व सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूरी करता है, संतुलित आहार कहलाता है। देखिए बच्चों, संतुलित आहार, जैसे एक व्यक्ति का जो संतुलित आहार है वही आहार दूसरे व्यक्ति के लिए संतुलित नहीं हो सकता, इसलिए कि उसको प्रभावित करने वाले अलग अलग फैक्टर होते हैं, अलग अलग कारक होते हैं। अब हम जानते हैं कि संतुलित आहार को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। नंबर 1 है उम्र। देखिए बच्चे, उम्र के हिसाब से आप बच्चे, प्रौढ़, वृद्ध, किशोर, इस तरह से आप कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। जो बच्चे होते हैं उनके शरीर में निर्माण प्रक्रिया बहुत तेजी से चलती है। जो किशोर होते हैं उनके अंदर भी बहुत सारे मानसिक और शारीरिक बदलाव होते हैं। प्रौढ़ों में ये बदलाव थोड़े कम होते हैं और वृद्धों में अति धीमे हो जाते हैं। अब इस स्थिति में जो ये अलग अलग आयु वर्ग के लोग हैं, इनमें जैसे बच्चों के जो भोज्य पदार्थ होगा, जो संतुलित आहार होगा, उसमें शरीर निर्माणक तत्वों के साथ ही ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्वों की भी अधिकता रहेगी और साथ ही साथ सुरक्षात्मक तत्व भी रहेंगे। यही हाल किशोरों में भी होगा कि किशोरों की भी डाइट में इन सारे तत्वों का समावेश होगा, जबकि वृद्धावस्था वाले व्यक्ति के संतुलित आहार में ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्वों की कमी तथा सुरक्षा प्रदान करने वाले तत्वों की अधिकता होगी। इस प्रकार आयु जो है वह संतुलित आहार की मात्रा को प्रभावित करता है। दूसरा है लिंग। बच्चों, लिंग के आधार पे हम दो भागों में बांट सकते हैं, स्त्री और पुरुष। अब देखिए, पुरुष का जो भार होता है, जो ऊंचाई होता है, जो लंबाई होता है, वो क्या है, वो स्त्री के शरीर के अनुपात में अलग होता है, जिस वजह से पुरुष को आहार की ज्यादा जरूरत होती है, जबकि स्त्री को थोड़े कम आहार की आवश्यकता होती है। किंतु कुछ न्यूट्रिएंट, कुछ पोषक तत्व जैसे लोहे की आवश्यकता एक स्त्री को अधिक होती है अपेक्षाकृत एक पुरुष के। तो इस प्रकार से जो लिंग होता है वो संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला कारक है। तीसरा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मतलब या तो व्यक्ति स्वस्थ हो अथवा बीमार हो सकता है। अब देखिए, स्वास्थ्य में अगर स्वस्थ है तो उसे पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व चाहिए, लेकिन अगर वो व्यक्ति बीमार है और बीमार होने के बाद भी अधिक क्रियाशील है, तब उसे इन पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होगी। और यदि बीमार होने के बाद भी क्रियाशील नहीं है, कम क्रियाशील है, तो उसकी डाइट में सुरक्षात्मक जो वो पोषक तत्व हैं उनकी अधिकता रहेगी, ताकि वह जल्द ही रिकवर हो सके। बस क्या होगा, अस्वस्थ व्यक्ति की डाइट का जो भोजन होगा उसका रूप बदल सकता है, जैसे वो सॉलिड फूड की जगह लिक्विड फूड को ग्रहण करे या फिर सेमी लिक्विड फूड को ग्रहण करे। अगला है क्रियाशीलता। अब देखो बच्चों, जो लोग अधिक क्रियाशील होते हैं, जैसे खिलाड़ी हैं, वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, तो इस तरह, और जो लोग कम क्रियाशील हैं, जो मेंटल वर्क करते हैं, वो फिजिकली कम क्रियाशील हैं, तो उनके डाइट में और जो फिजिकली ज्यादा क्रियाशील है उनकी डाइट में अंतर होगा। जो फिजिकली ज्यादा क्रियाशील है उनमें ऊर्जा उत्पादित करने वाले पोषक तत्व और
शरीर निर्माणक पोषक तत्वों की भी अधिकता रहेगी सुरक्षात्मक पोषक तत्वों के साथ ही। जबकि जो लोग कम क्रियाशील हैं और मानसिक कार्य के ज्यादा करते हैं उनमें निर्माणक पोषक तत्वों की अधिकता रहेगी, साथ ही सुरक्षात्मक पोषक तत्व भी रहेंगे। अगला है जलवायु और मौसम। बच्चों देखो, भारत का जलवायु कैसा है? भारत एक गर्म जलवायु वाला देश है। फिर भी हमारे यहाँ तो तुम अंदाजा तो लगा ही सकते हो, क्योंकि जाड़ा भी पड़ता है, गर्मी भी पड़ती है और बरसात भी होती है। तो जाड़े में आप खुद देखो, आपको भूख ज्यादा लगती है। इसी तरह जो लोग ठंडे जलवायु के लोग हैं, जो विभिन्न देशों में ठंडे देश के लोग हैं, उन्हें भोजन की अपेक्षाकृत ज्यादा आवश्यकता होती है अपेक्षाकृत गर्म देश के लोगों के। अगला है विशेष शारीरिक अवस्था। देखो बच्चों, जो ये जीवन का लाइफ स्पान है उसमें कई बार कई तरह की शारीरिक अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। वो जो शारीरिक अवस्थाएं हैं, वो शारीरिक अवस्थाएं भी भोजन की मात्रा को अथवा आहार की मात्रा को प्रभावित करते हैं। तो उनके आहार में आहार की जो मात्रा होगी वह ज्यादा होगी और उसमें प्रोटीन जैसे पोषक तत्व और खनिज लवण और विटामिन जैसे पोषक तत्वों की अधिकता होगी। इसी तरह जो माता गर्भवती हैं, जिनके पेट में उनका गर्भ है, उनका बच्चा है, उनको भी पहले की अपेक्षा अतिरिक्त भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होगी। इस प्रकार जो विशेष शारीरिक अवस्था है, इसी तरह वृद्धों की विशेष शारीरिक अवस्था है अथवा किसी को कोई बीमारी है, उनकी कोई विशेष शारीरिक अवस्था है, जैसे डायबिटीज के लोग हैं, तो डायबिटीज वालों को कम ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब बच्चों ये जानते हैं कि प्रमुख पोषण संस्थाएं कौन कौन सी हैं। बच्चों अब आपके स्क्रीन पे कुछ संस्थाओं के नाम आते हैं, आप उन्हें देखिए। बच्चों देखो, विभिन्न पोषण संस्थाओं ने विभिन्न अवस्थाओं के व्यक्तियों के लिए दैनिक पोषक तत्वों की आवश्यकता निर्धारित की है, जिनमें से प्रमुख पोषण संस्थाएं निम्नलिखित हैं। जिनमें पहला है पोषण विशेषज्ञ समूह, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसे ICMR कहते हैं। दूसरा है फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड, नेशनल रिसर्च काउंसिल, अमेरिका। तीसरा है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे FAO भी कहते हैं। अगला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे WHO कहते हैं। बच्चों भारतीयों के लिए जो दैनिक आवश्यकता है भोजन की, ICMR द्वारा निर्धारित की जाती है। बच्चों भारतीयों के लिए जो दैनिक आवश्यकता है आहार की, वो ICMR द्वारा निर्धारित की जाती है। अब देखो बच्चों, अमेरिका के न्यूट्रिशनल रिसर्च काउंसिल के पोषण वैज्ञानिकों ने आहार में 10 पोषक तत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताए। ये तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, लोहा, विटामिन A, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, विटामिन C तथा विटामिन D हैं। इन तत्वों की भोज्य पदार्थ में उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए आधारीय भोजन समूह में बांटा गया, जिसे 7 फूड ग्रुप भी कहते हैं। यह समूह आधारीय भोज्य समूह कहलाता है। इस आधारीय भोज्य समूह में के प्रथम समूह में हरी व पीली सब्जियां तथा फल आते हैं। इसके अंतर्गत वे भोज्य पदार्थ कच्चे, पक्के, ठंडे खाए जा सकते हैं। इनमें विटामिन A, विटामिन C, लोहा, राइबोफ्लेविन प्रमुख रूप से प्राप्त होते हैं। इस समूह से एक पदार्थ प्रतिदिन आहार में लेना
आवश्यक है। द्वितीय समूह, इसमें खट्टे रसीले फल तथा सब्जियां शामिल हैं। इस समूह में विटामिन सी युक्त पदार्थ सम्मिलित होते हैं। ये कच्चे, बिना पके व ताजे खाए जाते हैं तथा प्रतिदिन आहार में एक बार ये भोज्य पदार्थ अवश्य होने चाहिए, जैसे अमरूद, नींबू, संतरा, अनानास, आंवला, पत्ता गोभी इत्यादि भोज्य पदार्थ इस समूह में आते हैं। अब अगला है तृतीय समूह। तृतीय समूह के अंदर आलू, फल तथा अन्य सब्जियों को रखा गया है। प्रथम व दूसरे समूह के अतिरिक्त अन्य फल व सब्जी समूह में हैं, जैसे आलू, प्याज व चुकंदर, फल गोभी, केला, खजूर, अंजीर, खुमानी, करेला, बैगन, ककड़ी, खीरा, भिंडी, लौकी, सेब, तरबूज आदि भोज्य पदार्थ इसी समूह के अंदर आते हैं। अब चौथा समूह है दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थ। इस समूह के भोज्य पदार्थों में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, थायमिन, राइबोफ्लेविन आदि तत्व उपस्थित होते हैं। हर उम्र के व्यक्तियों के लिए इसका लेना महत्वपूर्ण होता है। दूध, दही, मट्ठा, पनीर, खोआ, दूध पाउडर आदि इस समूह के उदाहरण हैं। अगला है पांचवा समूह। पांचवें समूह में मांस, मछली, अंडा, दालें, सूखे बीज, नट्स और सोयाबीन आते हैं। इस समूह के भोज्य पदार्थ प्रमुख रूप से प्रोटीन युक्त होते हैं। मांस, मछली, अंडा, गृह पक्षी, जंतु भोज्य पदार्थों के उदाहरण हैं। वनस्पत भोज्य पदार्थों में दालें, सूखी सेम, सूखी मटर, सोयाबीन तथा मेवे आदि इस समूह में आते हैं। पर जंतु भोजन से प्राप्त प्रोटीन वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है। अगला समूह है छठा समूह, जिसके अंतर्गत विभिन्न खाद्यान्न और उससे बने पदार्थ आते हैं। बच्चों, इस समूह में अनाज, आटा, रोटी, ब्रेड आदि आते हैं। इस समूह के भोज्य पदार्थ ऊर्जा तथा कैलोरी के प्रमुख साधन होते हैं। विटामिन बी, लोहा और फास्फोरस भी इसी समूह के द्वारा प्राप्त होता है। गेहूं, चावल, मक्का, रागी इस समूह के उदाहरण हैं। सप्तम समूह घी, तेल या शर्करा। बच्चों, मक्खन, घी तथा विभिन्न वनस्पति तेल इस समूह के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, ये रहा आधारीय भोज्य समूह, जिसमें 7 फूड ग्रुप्स आते हैं। उनके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने इतना कुछ जाना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। धन्यवाद बच्चों।